नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं सचलक्ष्य ग्रुप के एक और चैनल सचलक्ष्य ग्रुप एकेडमिक्स में, जहां पर आपको एकेडमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश का टॉपिक टेंस, और टेंस को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो ये, स्टूडेंट्स ने काफ़ी डिमांड की थी कि सर टेंस पे वीडियो बनाइए। तो मैं उससे पहले आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो वीडियोस बनेंगी टेंस के ऊपर, ये 3 तरीके से बनेंगी। पहला तो एक सिंगल यानी कि आप प्रेजेंट के इंडेफिनिट के ऊपर एक वीडियो मिलेगी आपको, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के ऊपर, प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरह, और इस तरीके से सो ऑन, इस तरीके से वीडियो सिंगल टेंस पे और उनके सब पार्ट्स पे बनेंगी। दूसरी जो होगी उसमें एक प्रेजेंट टेंस एक साथ बनेगा, यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की एक वीडियो बनेगी। पास्ट के सारे टेंसेस की, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की एक वीडियो बनेगी। ठीक है, मतलब एक ही में ये सारी वीडियोस होंगी। और इसी तरीके से फ्यूचर की एक कंबाइंड वीडियो बनेगी जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होंगे। और थर्ड कैटेगरी जो होगी, थर्ड टाइप की जो वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाला हूं, उसमें आपको एक मैराथन वीडियो मिलेगी जिसमें आपको बेसिकली आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा टेंस, चाहे वो प्रेजेंट के सारे पार्ट हो, पास्ट के सारे पार्ट हो या फ्यूचर के सारे पार्ट हो, एक साथ मिल जाएंगे, जिसको हम मास्टर वीडियो या मैराथन वीडियो बोलते हैं, जिसमें टाइम मैटर नहीं करता, एक सिंगल वीडियो में पूरा आपको टॉपिक खत्म मिलेगा टेंस का। ठीक है, और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट सिंगल एक ही वीडियोस में सब सारा कंटेंट चाहते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको जरूरत होती है कि यार हमें बाकी टेंस तो आता है लेकिन किसी पर्टिकुलर टेंस में प्रॉब्लम है, तो सर हमें वो पर्टिकुलर टेंस बता दीजिए। तो आप दोनों के अकॉर्डिंग मैं इस तरीके से टेंसेस बना रहा हूं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और कुछ स्पेशल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं टेंसेस को, बहुत ही क्लियर, आपको एकदम एक बार में समझ में आएगा। एक ही तरह के सेंटेंस को लेकर मैं सारे टेंसेस का मैं यूज करके बनाने वाला हूं, ताकि आपको कंपेरिजन करना ईजी हो और चीज़ों को समझना आसान हो। बट उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहां पर देखिए, टेंस जो है उसका मतलब होता है काल। ठीक है, यानी समय। तो बोला देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंसेस, 3 तरह के टेंसेस हैं हमारे पास। ठीक है, मेनली अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस है जिसको वर्तमान काल कहते हैं, यानी कि जो समय चल रहा है। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, जो बीत गया समय। ठीक है, और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल, यानी जो समय अभी आने वाला है। तो ये 3 तरह के मेन टेंसेस हैं, लेकिन इनकी सब कैटेगरीज भी है स्टूडेंट। इनको और अच्छी तरीके से समझने के लिए हमने फर्दर इसको डिवाइड कर रखा है। तो पहली कैटेगरी जो है उसमें लिखा है, पहले तो आप इस लाइन को पढ़ लीजिए, लिखा है टेंसेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सब कैटेगरीज। तो 4 सब कैटेगरीज में क्यों बांटा गया मैंने आपको बताया, और अच्छी तरीके से समझने के लिए आप टेंसेस को 4 सब कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ठीक है, तो पहली कैटेगरी जो है वो है इंडेफिनिट, दूसरी है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी इसमें से जितने भी आपने मेन टेंसेस पढ़े हैं ऊपर, उन सबको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रेजेंट की ही बात करूं तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 4 टेंसेस ये बन गए। फिर पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 4 टेंसेस ये भी बन गए। इसी तरीके से फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी एक टेंसेस का एग्जांपल हो गया। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि 4 इसके बन जाएंगे, 4 इसके, 4 इसके। या यूं कह लीजिए कि 11th में एक चैप्टर होता है, ठीक है, उसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल। वैसे चैप्टर का नाम तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, बट उसमें जो रूल यूज होगा जिसके बेसिस पे मैं आपको समझाने वाला हूं, उस रूल का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वो रूल क्या बोलता है, थोड़ा सा आपको वो पहले मैं समझाना चाहूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। वो रूल आपको ये कहता है कि अगर कोई एक चीज आपको m तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है, और कोई दूसरी चीज आप n तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एक टी शर्ट 3 तरीके से पहन सकते हो, यानी 3 टी शर्ट है तो 3 तरीके से अलग अलग दिन आप पहन सकते हो। और दूसरा आपके पास एक जीन्स है, ठीक है, जिसको आप 4 दिन अलग अलग से पहन सकते हो, क्योंकि 4 जींसेज हैं आपके पास। तो आप दोनों को अगर आप देखना चाहते हो कि कंबाइन करके कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि जितनी टी शर्ट के नंबर ऑफ वे हैं और जितने जीन्स के नंबर ऑफ वे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि m इंटू n आपके टोटल नंबर ऑफ वे हो जाएंगे। तो उसी तरीके से मैं आपको बोलूँ कि मेन आपके पास 3 तरह के टेंसेज हैं, ठीक है, और 4 उनके सब पार्ट है, तो टोटल आपके पास 12 टेंसेज बनने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये यहां तक की बात है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, तब तक मैं आपको आगे बताता हूं। तो स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा बोर्ड पर सामने देखिएगा। देखिए टेंस जो है वो बेसिकली एक तरह के वाक्य ही होते हैं। ठीक है, तो हमको टेंस को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके वाक्य के प्रकार बता रहा हूँ। ठीक है, आपके सामने कुछ वाक्य के प्रकार हैं, उनको एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद हम वाक्यों में प्रयोग होने वाले चीज़ों को समझेंगे कि यानी क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो वाक्यों को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वाक्यों में प्रयोग होती हैं, वो समझेंगे, देन जाके हम टेंसेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ सेंटेंसेस दे रखे हैं आपके आगे, वाक्यों के प्रकार। पहला प्रकार जो दे रखा है वो है अफर्मेटिव, यानी वाक्यों का एक टाइप है अफर्मेटिव, जिसको सकारात्मक बोलते हैं, यानी जिनमें सीधे सीधे वाक्य होते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए आपके सामने एक ही वाक्य को अलग अलग तरीके से लिख रखा है, ताकि आप उनको एक कंपैरिजन करके अच्छी तरीके से समझ भी पाए कि वाक्यों में क्या प्रकारों के आधार पर क्या अंतर होता है। तो पहला जो अफर्मेटिव टाइप का, सकारात्मक टाइप का जो वाक्य है, सेंटेंस है, वो है राम बाजार जाता है। ठीक है,
अगर हम इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं या इसी का नेगेटिव लिखते हैं तो उसमें नकारात्मकता यानी कि नहीं वर्ड आ जाता है, तो राम बाजार नहीं जाता है। ठीक है, राम बाजार जाता है अफर्मेटिव हो गया सकारात्मक, और राम बाजार नहीं जाता है ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। फिर है इंट्रोगेटिव, कहते हैं ना पुलिस वाले कि हम आपसे इंटरोगेशन करना चाहते हैं, यानी हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो इंट्रोगेटिव वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें प्रश्न पूछा जाता है, तो इनको प्रश्नवाचक सेंटेंस यानी कि वाक्य बोला जाता है। तो इसमें पूछा जाएगा जैसे क्या राम बाजार जाता है, क्या राम बाजार जाता है। इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्न तो पूछा जाएगा लेकिन नकारात्मक के भाव से, नकारात्मकता के भाव से, यानी प्रश्न पूछा जाएगा लेकिन उसमें एक नहीं का फैक्टर भी होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पर देखें तो क्या राम बाजार नहीं जाता है, प्रश्न पूछा जा रहा है लेकिन नकारात्मकता का भाव है कि क्या राम बाजार नहीं जाता है। ठीक है, इस तरह की चीजें। फिर इसको हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बोल सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव को। फिर आपके पास दो कैटेगरी और होती है वाक्यों की, जिसको हम WH फैमिली के वाक्य बोलते हैं। हालांकि ये निकले इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव से ही हैं, लेकिन इनमें WH का फैक्टर आ जाता है। अभी WH फैमिली क्या होती है ये आपको मैं अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि WH फैमिली वो होती है जिनमें जो सेंटेंसेज या जो वाक्य जिनमें WH का फैक्टर होता है, WH से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे वाई में WH आ गया, व्हेन, हाउ, वेयर, इन सब में WH से स्टार्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं इन शब्दों के बीच में WH आ रहा है जो क्वेश्चन के रूप में पुट हो रहा है। फॉर एग्जांपल वाई लिखते हैं, ठीक है, तो वाई में WH आता है। जैसे हम अगर वाई लिखें कहीं पे तो वाई के अंदर WH आता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, मैं वाई लिखूं या वैन लिखूं तो इसमें WH आता है। ठीक है, तो ये WH एक क्वेश्चन मार्क का काम करता है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक प्रश्न है। तो WH फैमिली के भी इंट्रोगेटिव होते हैं। ठीक है, WH फैमिली इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य तो होते हैं लेकिन साथ में WH फैमिली के होते हैं ये। ठीक है, तो WH फैमिली के इंट्रोगेटिव, जिसमें राम बाजार क्यों जाता है, क्यों ये जो है ये WH फैमिली का एक मेंबर है, दैट इज वाई इसको हम WH फैमिली के इंट्रोगेटिव बोल रहे हैं। फिर WH फैमिली के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जैसे राम बाजार क्यों नहीं जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब WH फैमिली जो होती है एक तरीके से कुछ ग्रुप है वर्ड्स का जिसमें WH से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे WH से स्टार्ट होता है वाई, वाई का मतलब होता है क्यों, तो ये एक प्रश्न पूछ लिया गया। व्हेन, व्हेन का मतलब होता है कब, उसमें भी WH आ गया स्टार्टिंग में। वेयर मतलब कहाँ, उसमें भी WH आ गया। तो ये सारे WH फैमिली के ग्रुप होते हैं, और इन ग्रुप में से अगर कोई भी वर्ड पर्टिकुलरली यूज किया जा रहा है सेंटेंस में तो वो WH फैमिली का प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। ठीक है ना, और अगर उसमें नकारात्मकता भी है साथ में, यानी कि बाजार क्यों नहीं जाता है टाइप में आ जाता है, नहीं भी आ रहा है साथ में, तो फिर वो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। कंपेरिजन के लिए आपके सामने वाक्य है, अफर्मेटिव हो गया राम बाजार जाता है, नेगेटिव हो गया राम बाजार नहीं जाता है, इंट्रोगेटिव क्या राम बाजार जाता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या राम बाजार नहीं जाता है। यहां तक तो नॉर्मल सेंटेंसेस थे। ये जो दो हैं ये इन्हीं दोनों में से, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में से ही निकल के आए हैं। इनमें पहला है राम बाजार क्यों जाता है, यानी WH फैमिली का इंट्रोगेटिव, और दूसरा है राम बाजार क्यों नहीं जाता है, यानी WH फैमिली का ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा वाक्यों के भाग की, मतलब पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो हमें उसमें ये भी पता होना चाहिए टेंस बनाने से पहले, टेंस सीखने से पहले, कि वाक्यों में कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं और किस ऑर्डर में यूज होती हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले समझा रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस यानी कि वाक्यों के भाग, वाक्यों में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं। देखिए ये अफर्मेटिव वाक्य है। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा था अफर्मेटिव नेगेटिव वाक्यों के प्रकार, तो ये वाक्यों में अफर्मेटिव है और ये नेगेटिव है। मैंने दो वाक्यों के थ्रू, दो सेंटेंसेस के थ्रू आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की। थोड़ा सा बोर्ड पर आप ध्यान दीजिएगा जिन चीज़ों पर मैं हाईलाइट करूंगा। देखिए सेंटेंस रखा है, पिछला ही वाक्य, सेम वाक्य को लेके हम पूरे टेंस में चलेंगे ताकि आपको कंपैरिजन इजी हो। बोले राम बाजार जाता है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए इसका सेंटेंस बनेगा राम गोज टू मार्केट। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये टेंस है, जब मैं रूल्स बताऊंगा तब आप बना पाओगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और ये उसका नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहां पर बोला रहा है राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट। तो इसमें राम, किसी भी सेंटेंस में राम यानी कि जो करता है, जो काम कर रहा है, उसको हम कर्ता बोलते हैं और इंग्लिश में इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिनोट कर रखा है कि चाहे राम इंग्लिश या हिंदी दोनों में, उसको हम एरो से मैंने आपके लिए बना रखा है कि ये सब्जेक्ट है आपके लिए। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो बाजार जाता है का बना है गोज टू मार्केट, तो इसमें ये जो वर्ड है गोज, ठीक है, ये जो गोज है, ये गोज में सिर्फ गो की अगर हम बात करें इस पोर्टिकल की, तो गो मैंने आपके लिए लिखा है, ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, क्रिया है आपके लिए। और टू मार्केट कहाँ जाता है, मार्केट को जाता है, बाजार को जाता है। तो जो भी काम कर्ता के द्वारा यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, कार्य करने को तो क्रिया बोलते हैं, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, वो जो कार्य किया जा रहा है वो क्रिया हो गया, वर्ब हो गया, और जो भी काम उसके द्वारा किया जा रहा है उसको हम कर्म बोलते हैं यानी कि ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो एक वाक्य के बेसिकली मेन ये तीन भाग होते हैं। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में ये तीन चीजें आती हैं, सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मतलब वर्ब कह सकते हो आप, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा। लेकिन एक सेकंड केस और भी हो सकता है, जब आपका
सेंटेंस के अंदर आपका सब्जेक्ट, तो जैसे एक नेगेटिव का एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया है, उसी का सेम, राम बाजार नहीं जाता है, ठीक है। तो राम डज नॉट गो टू मार्केट, राम बाजार नहीं जाता, ये सेंटेंस है, राम डज नॉट गो टू मार्केट। तो इसमें आप देखिए राम तो हो गया आपका सब्जेक्ट, मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखा है, राम आपका सब्जेक्ट हो गया जिसको हम कर्ता बोलते हैं हिंदी में, काम करने वाला, ठीक है, राम काम कर रहा है। और इसके बाद डज नॉट, तो ये जो डज नॉट में ये जो डज है ना, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया है ये, ठीक है। इसके बाद नॉट यानी कि नहीं, क्योंकि नकारात्मक वाक्य है, नहीं वर्ड यूज हो रहा है तो नकारात्मकता तो आएगी, नॉट आएगा। फिर है आपका गो यानी कि जाना, वर्ब क्रिया, तो मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, यानी कि कर्ता तो होगा ही, वर्ब भी होगी, ठीक है, और साथ में ऑब्जेक्ट भी होगा, तो ये तो होगा। बस इस सेंटेंस में नई चीज क्या आई है, इस सेंटेंस में नई चीज है कि हेल्पिंग वर्ब भी आ गई है, यानी कि डू और डज का यूज भी होगा, जिसमें कि डज जो है आपका यहाँ पर यूज होगा, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया का काम क्या होता है, ये क्रिया की यानी कि वर्ब की हेल्प करती है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है सहायक क्रिया, तो क्रिया की हेल्प करने वाली है ना। तो राम हो गया आपका सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जो काम कर रहा है, डज हो गया हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जो कि क्रिया की हेल्प करेगी, नॉट इसलिए आया क्योंकि नहीं है, और वर्ब जो है वो क्रिया हो गई। और टू मार्केट, राम बाजार नहीं जाता है, पर कहाँ नहीं जाता है, राम बाजार नहीं जाता है, राम नहीं जाता है बट कहाँ को नहीं जाता है, बाजार को नहीं जाता है, तो टू मार्केट लगेगा ऑब्जेक्ट, यानी जो भी काम राम के द्वारा किया जा रहा है, बाजार जाने का काम किया जा रहा है, वो ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया। तो एक बात आप इसमें ध्यान से समझेंगे कि आपने एक चीज नोट किया होगा कि हमेशा, ठीक है, जो नॉट है वो देखिए आपने ध्यान से, नॉट जो है वो गो से यानी वर्ब से पहले आ रहा है। तो कभी भी आप नोट करेंगे कि जो नॉट होता है वो हमेशा वर्ब से पहले आएगा, कोई भी दुनिया का कोई भी टेंस हो, इस बात को आप नोट करके लिख लीजिए कहीं पे कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो उसमें जो नॉट होगा, नेगेटिव में जब भी नॉट आएगा नेगेटिव सेंटेंस में, वो हमेशा वर्ब से पहले आएगा, ठीक है। तो एक सेंटेंस के बेसिकली ये 3 या 4 पार्ट होते हैं, एक आपका सब्जेक्ट हो गया, एक आपका हेल्पिंग वर्ब हो गई, एक आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ वर्ब हो गई, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप बात करेंगे नॉट का, तो नॉट किसी में आता है किसी में नहीं भी आता है, तो वो इतना मैटर नहीं करता, वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा लेना, और अगर नॉट आता है तो हमेशा वर्ब से पहले आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है, नॉट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या जो भी फॉर्म आप फर्स्ट सेकंड थर्ड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लगेगा वो लगा लेंगे, और देन आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले कार्य करने वाला कर्ता आता है सब्जेक्ट में, ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले की बात नहीं, वो तो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि सेंटेंस कौन सा बन रहा है। अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट सबसे पहले नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बस यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि एक सेंटेंस में बेसिकली क्या क्या पार्ट्स यूज किए जाते हैं। एक सब्जेक्ट आता ही आता है, जरूर आएगा, हेल्पिंग वर्ब भी आती है, ठीक है, अगर आपका नेगेटिव सेंटेंसेस वगैरह आ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब वगैरह भी आएगी, ठीक है, या अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव को छोड़ के बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब आता है। तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, आपका एक तो सब्जेक्ट हो गया, एक आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, एक आपकी वर्ब हो गई, और एक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जिसमें से अगर आप मेन में लेना चाहो तो सब्जेक्ट हमेशा आपको देखने को मिलेगा, वर्ब हमेशा देखने को मिलेगी, और ऑब्जेक्ट हमेशा देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट क्या हो गया, जो काम कर रहा है उस सेंटेंस में, कर्ता जिसको बोलते हैं। वर्ब क्या हो गई, जो क्रिया है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यानी उस कर्ता के द्वारा जो मेन सब्जेक्ट है उसके द्वारा जो भी काम किया जा रहा है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे WH फैमिली की, ठीक है। आपको टेंस समझाने से पहले मैं जरूरी समझता हूँ कि WH फैमिली भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बार बार यूज होने वाली सेंटेंसेस में, तो आपको WH फैमिली बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि WH फैमिली क्या होती है, उसका कैसे यूज करते हैं, और उनमें कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बोला WH फैमिली इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग मेनली विद द WH, ठीक है, वर्ड WH से स्टार्ट होते हैं ये। तो WH फैमिली क्या होता है, एक ग्रुप है वर्ड्स का, ठीक है, जो कि स्टार्ट होते हैं वर्ड WH से। जैसे कि एग्जांपल के लिए वाई मतलब क्यों, तो क्यों में WH वर्ड यूज होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में ही होता है मेनली, ज़्यादातर तो WH स्टार्टिंग में यूज हो जाता है, लेकिन एक आध ऐसे हैं जैसे कि आप कह सकते हो WH में आप व्हेन है, एक आध ऐसे हैं जिनमें WH बाद में भी यूज होता है, जैसे W बाद में है, एंड में है, और H पहले है। तो वाई मतलब क्यों हो गया, व्हेन मतलब कब हो गया, हाउ मतलब कैसे हो गया, साथ साथ आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। हु हो गया जिसका मतलब होता है कौन, वेयर मतलब कहाँ, हुम मतलब किसका, मतलब किनका, हुज मतलब किसका, ये होता है किसका, ये होता है किनका। अब देखिए किनका में एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि ये किनका सामान है, तो एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, या फिर हम किसी बड़े के लिए यूज करते हैं किनका का। जैसे मेरे से कोई एल्डर है, बड़ा है, तो मैं उनके लिए बोलूंगा ये किनका सामान है, क्या ये पिताजी का सामान है, ठीक है। तो इस तरीके से किनका यूज होता है, ठीक है। हुज हो जाता है किसका, अपने से छोटे अपने बराबर वालों के लिए यूज कर सकते हैं हुज, और ये सिंगुलर को शो करता है, यानी एक सिंगुलर नंबर के लिए यूज होता है कि किसका सामान है ये, ठीक है, हुज किसका सामान, विच कौन सा, ठीक है, एसेट्रा, ये सारे वर्ड्स इसमें यूज होते हैं WH फैमिली में। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि WH फैमिली जो होती है वो ग्रुप होती है वर्ड्स का जो कि स्टार्ट होते हैं WH से। एग्जांपल के लिए WH
वाई, वाई हो गया, वाई मतलब कौन, व्हेन हो गया, हाउ हो गया, ठीक है, व्हेन मतलब कब, हाउ कैसे, हु किसका, कौन, वेयर कहाँ पे, ठीक है, और हुम किनका, हुज किसका, विच किसका, ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हैं। राम बाजार क्यों जाते हैं, अब सेंटेंसेस में यूज़ करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। तो WH फैमिली में ये चीज़ें उठ के आगे आ जाती हैं। WH फैमिली में जो क्यों है ना वर्ड, क्यों, ठीक है, क्यों मतलब वाई, तो ये वाई उठ के आगे आ जाता है सबसे पहले, ठीक है। और राम बाजार क्यों नहीं जाता है, अगर आता है तो भी WH फैमिली में क्यों अगर लगा है, कहाँ लगा है, कैसे लगा, ये सब लगते हैं WH फैमिली के वर्ड सबसे पहले आते हैं। बाकी मैं जब आपको रूल समझाऊंगा तो डिटेल में समझाऊंगा, फिलहाल आप इतना समझ लो कि WH फैमिली जब भी आएगी उसका वर्ड सबसे पहले स्टार्टिंग में सेंटेंस के पहले लगेगा टेंथ के अंदर, ठीक है। बाकी चीज़ें बाद में लगेंगी लेकिन वो पहले लगेगा। इसके बाद फिर आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है, उस टेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, चाहे डू यूज हो रहा है, डज यूज हो रहा है, इज एम आर यूज हो रहा है, वाज वर यूज हो रहा है, कुछ भी यूज हो रहा है वो इसके बाद लगेगा और फिर वहाँ से सब्जेक्ट वगैरह नॉट वगैरह स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन करके अच्छी तरीके से रख लीजिए और अब चलते हैं थोड़ा और आगे। तो स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जो कि हमारा इस टेंस की सीरीज में लास्ट टेंस है, ठीक है। सबसे पहले पहचान देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन बोल रहा है इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द समय के साथ पाए जाते हैं। ये देखिए समय का जो फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज हैं उसमें समय का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की जरूरत है। समय के बारे में दो चीज़ें देखिए, दो तरह का टाइम मिलेगा आपको देखने को, ठीक है। टाइम की अगर बात करें तो दो तरह का टाइम मिलेगा, एक अनफिक्स टाइम होगा, ठीक है, और एक फिक्स टाइम होगा। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने देखी होगी तो मैंने आपको क्लियर किया हुआ है, बट फिर से एक बार समझा देता हूँ, जिसमें समय आपका दिया होगा, ठीक है। तो अगर आप देखिए ध्यान से, अनफिक्स टाइम का मतलब है जो कि क्लियर नहीं है, जो टाइम हमें क्लियर नहीं है कि ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि राम 2 घंटे से बाजार जा रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है राम 2 घंटे से बाजार जा रहा है, लेकिन ये पता चल रहा है इस वाक्य से कि कौन से 2 घंटे की बात कर रहा है, सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, 9 से 11, 12 से 2, या फिर कौन से टाइम की बात कर रहा है, तो क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज होता है। तो जहाँ पे अनफिक्स टाइम में ध्यान रखेंगे वहाँ पे फॉर का यूज होता है, और जो फिक्स टाइम होता है वहाँ पे सिंस का यूज होता है, ठीक है, सिंस का यूज होता है। जैसे एक सेंटेंस है, मेरे पिताजी 1990 से दिल्ली में रह रहे होंगे, ठीक है, ये एक सेंटेंस है। तो लेट करो, रह रहे होंगे वो तो ठीक है, इसी टेंस में आ गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। लेकिन 1990 से ये जब फिक्स टाइम में आ गया, एक पर्टिकुलर ईयर दे दिया आपको, तो ये आपका ध्यान रखेंगे क्या हो गया, फिक्स टाइम हो गया। फिक्स टाइम होते ही यहाँ पे सिंस लगेगा। एक खास बात और, जहां पर ये वर्ड लग जाए, जैसे पिछले 2 घंटे से, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, पिछले 2 घंटे से, जैसे यहाँ पर दे रखा ना 2 घंटे से, तो इसके लिए हमने यहाँ पे फॉर लगाया है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ये चीज वर्ड बोल दे कि पिछले 2 घंटे से, तो फिर यहाँ पर सिंस लगेगा, क्योंकि पिछले 2 घंटे का मतलब है कि लास्ट 2 आवर्स, यानी कि पता है कि जब ये सेंटेंस बोला जा रहा है उसके पीछे के 2 घंटे की बात हो रही है, ठीक है। तो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे वर्ड आ जाए पिछले 2 घंटे से, ठीक है, तो वहाँ पे आपको फॉर ना लगा के सिंस को लगाना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पर ये जो विल शैल लगता है ये कैसे लगता है। तो नॉर्मल सिचुएशन में आई और वी के साथ, ध्यान दीजिएगा, आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, और बाकी सबके साथ अदर्स, यानी जैसे ही, शी, इट, नेम एक्सेट्रा, इनके साथ विल का यूज होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें थोड़ा सा अलग, ठीक है, अगर हम बात करें थोड़ा सा अलग, यानी कि एबनॉर्मल सिचुएशन की बात करें। एबनॉर्मल सिचुएशन का मतलब क्या हुआ, मैंने अपने सभी टेंसेस में जो भी फ्यूचर के टेंसेस है जिनमें इनका यूज हो रहा है, मैंने आपको बताया विल शैल वाले में कि एबनॉर्मल सिचुएशन क्या होता है, जिसमें आपका एबनॉर्मल सिचुएशन का मतलब जहाँ पर आपका प्यार, ठीक है, घृणा, ठीक है, नफरत, ऐसी भावनाएं आ जाए, ठीक है, तो वहां पर आपका जो है रूल बदल जाता है, यानी फिर आई और वी के साथ विल का और अदर के साथ शैल का यूज होता है, क्रॉस हो जाता है फिर, ठीक है। हालांकि रूल अब एक नया आया है कि आप चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, सबके साथ आप विल को लगा सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। बोला पहचान में इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द पाए जाते हैं, लेकिन किसके साथ पाए जाते हैं, समय के साथ। तो थोड़ा सा अब आगे देखेंगे कि राम 2 घंटे से बाजार जा रहा होगा, देखने के साथ ही पता चल जाता है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में आ रहा है रहा होगा, है ना। तो हमने बोला कि जहाँ पे भी लास्ट में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे वाक्य आएगा, ठीक है, शब्द आएंगे, तो रहा होगा की वजह से ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो होता है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन से विल कब लगा, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। विल तब लगेगा जब आपका नॉर्मल सिचुएशन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं बाजार जाना एक नॉर्मल सिचुएशन है, तो नॉर्मल सिचुएशन में अदर्स के साथ, जो कि राम है, राम अदर्स में आता है, उसके साथ विल का यूज होगा। अगर ये एब नॉर्मल सिचुएशन होती है, जैसे बोलते कि मैं तुम्हारा खून कर दूंगा, तो वहां पर फिर आई के साथ
शैल का यूज ना होके विल का यूज होता है। आई विल किल यू, आपने सुना होगा कई बार ऐसा वाक्य, ठीक है। तो मतलब क्रॉस हो जाता है, मतलब जो नॉर्मल सिचुएशन में वाइस वर्सा मैंने आपको लिखा भी है, वाइस वर्सा यानी पलट जाता है, रूल बदल जाता है। जैसे नॉर्मल सिचुएशन में आई और वी के साथ शैल का यूज होता है और बाकियों के साथ विल का यूज होता है, ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में, जो कि ये है, ठीक है। जैसे राम 2 घंटे से बाजार जा रहा होगा। लेकिन अगर ये सिचुएशन बदल जाए और बोले कि राम किसी का खून कर रहा होगा, तो खून करना कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ठीक है। तो उस केस में राम के साथ शैल का यूज होगा, ठीक है। राम शैल मर्डर्ड अ पर्सन, या जो इस तरीके से कुछ आएगा, ठीक है ना, तो वहां पे शैल लगेगा फिर। तो चूंकि ये नॉर्मल सेंटेंस है, इसलिए आपको नॉर्मल में राम अदर्स में आता है, इसलिए इसके साथ विल का यूज होगा। तो ध्यान रखिएगा राम के साथ विल क्यों लग रहा है, ठीक है। फिर बोला राम 2 घंटे से बाजार जा रहा होगा, तो अफर्मेटिव बनेगा राम विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। तो फॉर तो इसलिए लगा क्योंकि मैंने बोला यहाँ पे 2 घंटे टाइम है, ये कोई फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है। हमें पता नहीं कौन से 2 घंटे की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे फॉर लगा, ठीक है। नहीं तो सिंस लगता, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया है। तो राम विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट, और विल हैव बीन जो है ये पूरा आपका पता है, जितने भी आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले टेंस होते हैं उनमें हैव बीन हैज बीन का यूज तो होता ही है, मतलब बीन तो लगता ही लगता है, लेकिन यहाँ पर विल हैव बीन लगेगा, ठीक है। यहाँ हैज का कोई यूज नहीं है, विल हैव बीन शैल हैव बीन लगेगा। उसमें से भी विल क्यों लगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है सारा फंडा। तो आपने बाकी भी टेंसेस की वीडियोस देखी होगी फ्यूचर में, तो फ्यूचर की जितनी भी टेंसेस की वीडियो आप देखेंगे तो स्टार्टिंग से ही आपको समझ में आ जाएगा विल का यूज कहाँ होता है, शैल का यूज कहाँ होता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा। तो राम विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स, ये सेंटेंस हमारा बना है। रूल देख लेते हैं एक बारी, ठीक है। सबसे पहले बोल रहा है सब्जेक्ट आना चाहिए, तो राम आ गया। फिर विल या शैल में से कोई एक आएगा तो विल आ गया, ठीक है। फिर बोला हैव आएगा, तो हमने हैव ले लिया। फिर आपका बोल रहा है हैव के बाद बिन आना चाहिए, तो हमने ये देखा बिन, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी गोइंग हो गया। फिर उसके बाद बोला ऑब्जेक्ट, तो ये रहा टू मार्केट, ठीक है। फॉर या सिंस में से एक लगेगा, तो यहाँ फॉर लगा है। और फिर आएगा आपका टाइम जो कि है 2 आवर्स। तो राम विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। फिर इसी का नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य आ गया कि राम 2 घंटे से बाजार नहीं जा रहा होगा, ठीक है, नहीं। तो राम विल नॉट हैव बीन, ठीक है, राम विल हैव नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। ध्यान से देखिएगा, इस वाले सेंटेंस में बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता कि ये जो नॉट है ना, ये कहाँ लगाया जाए। नहीं आ रहा है, नकारात्मक है, तो नॉट तो लगेगा, इतना तो कंफर्म है, लेकिन ये नॉट लगे कहाँ। कई बच्चे विल और हैव के बीच में लगा देते हैं, ठीक है। तो आपको इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक ये है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ट्रिक ये है कि नॉट जो है, जिस जोन से वाक्य में बीन आ रहा हो, जिस सेंटेंस के अंदर ये बीन आ रहा हो, बीन, हमेशा बीन से पहले नॉट का यूज होता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो हमेशा बीन से पहले नॉट का यूज होता है। तो राम विल हैव नॉट बीन, ठीक है, नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। तो वही रूल है, सब्जेक्ट, ठीक है, फिर विल या शैल में से एक, तो यहाँ विल आ जाएगा, फिर हैव आएगा, ठीक है, फिर इसके बाद नॉट आ जाएगा, फिर उसके बाद बीन आ जाएगा, है ना, बीन से पहले ही नॉट आएगा, ध्यान दे रहे हैं। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो ये रहा गोइंग, ठीक है। फिर ये आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आ गया ना टू मार्केट। उसके बाद सिंस या फॉर में से एक आएगा, तो यहाँ फॉर आया क्योंकि टाइम फिक्स नहीं है, और फिर आपका टाइम जो कि 2 आवर्स है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आपको बताते हैं इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की, और इसके बाद WH फैमिली और WH फैमिली इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की, ठीक है। तो रूल्स वगैरह तो मैंने आपको बता ही दिया, विल शैल कहाँ पे लगता है, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको पता है सेंटेंस बन जाएगा क्या राम 2 घंटे से बाजार जा रहा होगा, ठीक है। तो इसमें टाइम भी है 2 घंटे, और साथ में ये भी बोला कि जा रहा होगा, मतलब रहा होगा भी है, लेकिन आगे लग गया क्या, तो इसलिए बन गया इंट्रोगेटिव। सिमिलरली इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी यही चीज़ है, क्या राम 2 घंटे से बाजार जा रहा होगा, लेकिन साथ में नहीं आ जाता है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से समझिएगा, सबसे लंबा सेंटेंस बनने वाला है ये पूरे टेंस डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, काफ़ी कंफ्यूजिंग है। सबसे पहले विल राम हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स, ये हमारा वाक्य बनेगा, ठीक है। विल राम हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। अब इसके रूल्स देखिए, और रूल्स को समझाते हुए मैं आपको बताऊंगा कहाँ क्या लगाना है। सबसे पहले आपको पता है जितने भी हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए हैं आज तक, टेंस की हिस्ट्री में जितने भी सीरीज में मैंने आपको टेंसेस बनाना सिखाया है, सब में मैंने आपको बोला कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो उठ के आगे आ जाती है। तो इसलिए आपका विल और शैल उठ के आगे आ जाएगा, ठीक है। तो विल और शैल में से विल लग रहा है, तो विल आगे आ गया। फिर सब्जेक्ट आता है, तो ये रहा सब्जेक्ट राम। फिर हैव या हैव, मतलब सॉरी हैव लगता है इसमें, हैज नहीं लगता, तो हैव। फिर बीन, ठीक है। अलग अलग क्यों लिखा है भी आपको समझ में आएगा, एक साथ भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे अलग अलग क्यों लिखा, क्योंकि नेगेटिव वाले में यहाँ पे बीन से पहले नॉट लगेगा, तो उस केस में हमें इनको अलग करना ही पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर हैव लगता है, फिर बीन लगता है, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना,
फिर आईएनजी तो गोइंग हो गया ये, है ना। फिर ऑब्जेक्ट आता है, ये रहा टू मार्केट। फिर सिंस या फॉर में से एक आता है, तो चूंकि टाइम फिक्स नहीं है इसलिए यहाँ फॉर लग गया, ठीक है। तो हमने यहाँ से फॉर ले लिया और फिर आपका टाइम यानी कि 2 आवर्स, ठीक है। ये चीज़ लग गई, क्लियर है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है क्या राम 2 घंटे से बाजार नहीं जा रहा होगा, ठीक है। तो विल राम हैव नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, बस नॉट लग रहा है और कुछ नहीं, सेम सेंटेंस है। विल राम हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर, विल राम हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर, बीच में बस यहाँ नॉट लग जाएगा। वो नॉट क्यों, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इस नहीं की वजह से नॉट लग रहा है। तो वो नहीं जो लगाना है, नॉट लगाना, वो कहाँ लगाना, वो बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को। तो उसमें आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बार बार बताया, ट्रिक यही है कि जो बीन आता है, ठीक है, जिन सेंटेंसेस में बीन आता है, बीन से जस्ट पहले नॉट का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका बीन यहाँ है, बीन से पहले आप नॉट लगा देना, आंख मूंद के सेंटेंस बन जाएगा आपका, ठीक है। बाकी ये इंट्रोगेटिव एज इट इज उतार देना। तो विल राम हैव नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स बन गया, क्वेश्चन मार्क लास्ट में आ जाएगा। रूल देख लीजिए, विल या शैल में से एक, तो ये रहा विल, फिर सब्जेक्ट, ये रहा राम जो काम कर रहा है, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं हिंदी में। और आप रूल्स अगर फॉलो कर रहे हैं ना, तो आपको सेंटेंस बनाने में वैसे भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हैव, तो ये रहा हैव। फिर नॉट बीन, तो ये रहा नॉट बीन। बीन हमेशा बीन से पहले नॉट आएगा, ठीक है, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, ठीक है ना। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो ये रहा गो और उसके साथ आईएनजी, तो गोइंग, ठीक है। फिर टू मार्केट, है ना, तो टू मार्केट यानी कि ऑब्जेक्ट आ गया आपका। फिर सिंस, है ना, सिंस या फॉर में से एक, तो ये रहा फॉर, क्योंकि टाइम फिक्स नहीं है, पता नहीं कौन से 2 घंटे। फिर 2 आवर्स, ये रहा टाइम। तो ये तो था आपका इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बात करूं कि WH फैमिली का इंट्रोगेटिव और WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो ये था WH फैमिली का इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। लेकिन अब हम बात करेंगे WH फैमिली का इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। तो ये था इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब हम बात करेंगे WH फैमिली के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। तो बस करना कुछ नहीं, वही पुरानी ट्रिक, ठीक है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके आगे WH फैमिली का वर्ड लगा दीजिए। लेट अगर यहाँ पर पूछा जा रहा है राम 2 घंटे से बाजार क्यों जा रहा होगा, ठीक है, अगर क्यों आ जा रहा है या कब जा रहा होगा आ रहा है, तो वो जो वर्ड है क्यों, वाई, वो आप आगे लगा दीजिए। वाई विल राम हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स बन गया WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसी तरीके से सिमिलरली इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी राम 2 घंटे से बाजार क्यों नहीं जा रहा होगा, यहाँ पे क्यों आ जाएगा, ठीक है, क्यों नहीं जा रहा होगा, तो आप उसके आगे लगा दीजिए WH फैमिली का कीवर्ड, यानी कि जैसे वाई है, क्यों के लिए वाई लगेगा ना, और अगर कब है तो व्हेन लग जाएगा। तो वाई या व्हेन विल राम हैव नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। तो ट्रिक ये है दोस्तों कि WH फैमिली का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे WH फैमिली का कीवर्ड लगा दीजिए, वर्ड लगा दीजिए, तो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव बन जाएगा। और इसी तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के आगे जब आप WH फैमिली का वर्ड लगा देंगे तो वो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सभी टेंसेस में ऐसा ही करना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।